हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फायदेमंद होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का ये दूसरा अध्याय आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र इसको शुरू करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय को मोटे मोटे 5 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। इन 5 हेडिंग्स को आपको सीक्वेंस में समझने की आवश्यकता है। तो क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र का मतलब होता है कि हम जब आर्थिक क्रियाओं को एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को जब हम समूहों में बांट दें तो उनको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो उत्पादन से संबंधित या जो सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्या है? आर्थिक क्रियाएं। जो हम उत्पादन करते हैं, जो हम रोजगार प्राप्त करते हैं, अपना कार्य करते हैं, मांग करते हैं, ठीक है, अपनी आय का प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो ये सारी किसमें आती हैं? आर्थिक क्रियाओं में। तो जब हम आर्थिक क्रियाओं को किन्हीं मापदंडों के आधार पर क्या करते हैं? उनको समूहों में बांट देते हैं, तो वो क्या होता है? क्षेत्र। तो पहले हमारे 3 हेडिंग्स जो हैं वो है आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र, यानी कि हम उनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांट देते हैं कि उनका कार्य की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, 3 क्षेत्रों में बांट दी। फिर इन तीनों क्षेत्रों की तुलना, जो हमारा दूसरा हेडिंग है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में किस प्रकार उत्पादन और रोजगार और जो इनके ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। मान लो शुरू में प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा योगदान था, फिर उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये दूसरा हेडिंग। तीसरा हमारा है कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की क्या स्थिति है। इसके बाद हमारा जो चौथा हेडिंग है वो है संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो अब यहां से ये एक तरीके से हम देखें तो दूसरा मान सकते हैं हम, क्योंकि ये 3 हेडिंग तो आपके इससे रिलेटेड है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से, जो कि कार्य की प्रकृति कि उसकी नेचर कैसी है उसके ऊपर बांटे गए हैं। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र के उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को जब हम के कहां पर नियमों की पालना होती है, कहां पर नियमों की पालना नहीं होती, उसके आधार पर जब हम बांटते हैं तो वो बढ़ जाती है पूरी आर्थिक क्रियाएं संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो यहाँ पे 3 में बांटी थी हमने, यहाँ पे 2 में बांटी। फिर हमारा 5वां टॉपिक अलग है जो उसी से रिलेटेड है। तीसरा हेडिंग में हम इसको मान सकते हैं क्षेत्र से, कि जब हम जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका स्वामी कौन है, उनका मालिक कौन है, उसके आधार पर जब हम बांटते हैं तो ये 2 में बांटे जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो टोटल हम 5 हेडिंग्स हैं, लेकिन इनको हम 3 में मान सकते हैं कि जब हम कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटे तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जब हम नियमों की पालना के आधार पर बांटे तो संगठित और असंगठित, और जब हम स्वामित्व के आधार पर बांटे तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो अब इससे रिलेटेड आपको अलग अलग लेक्चर्स में ये सारे हेडिंग्स और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के 3 हेडिंग्स और उनसे संबंधित जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपको करवाऊंगा। इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया था कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कि जब हम कार्यों को समूहों में बांट दें, जो आर्थिक कार्य हैं उनको हम किस में बांट दें? समूहों में। और आर्थिक कार्य भी मैंने आपको बताया था। आर्थिक कार्य क्या होते हैं? जो भी संसाधनों के प्रयोग से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? आर्थिक।
ठीक है, जैसे कि कैसे धन कमाया जाए, आय कमाई जाए और उस आय का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, तो वो सभी क्या है, आर्थिक। अब जैसे धर्म से संबंधित काम है, पूजा पाठ है, हम उसको क्या है, आर्थिक नहीं कहेंगे, वो क्या होगा, धार्मिक। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं धार्मिक या सामाजिक, उनको हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नहीं पढ़ते। इसमें सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, आर्थिक कार्यों को। तो समूहों में बांट दिया। समूहों में कैसे बांटे, जैसे आपका जो स्कूल है वो हमने क्लासों में बांटा हुआ है, कक्षाओं में बांटा हुआ है कि भाई 9th 10th 11th 12th या नीचे से जो क्लासेस आपकी चली आ रही है। तो ऐसे ही अब हमें कार्यों को, आर्थिक कार्यों में किस में बांटना है, समूहों में बांटना है। तो उसके लिए हमें कोई तो मापदंड अपनाना पड़ेगा। तो वो मापदंड क्या है, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था 3 मापदंड इसमें अपनाए गए हैं। पहला है कार्य के स्वभाव, कि कार्य कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। दूसरा जो इसका मापदंड है वो है कि नियमों का पालन होता है या नहीं होता, तो उसके आधार पर हमने संगठित और असंगठित में। और एक तीसरा क्या है कि स्वामी कौन है आर्थिक कार्यों का या उस उद्योग का। तो अगर सरकार है तो सार्वजनिक, अगर निजी व्यक्ति है तो निजी। तो इनमें से सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं, समूहों में बांटने के लिए जो सबसे पहला जो मापदंड हम ले रहे हैं, आधार जो हम ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, कार्य के स्वभाव के ऊपर। तो कार्य के स्वभाव के आधार पर हम आर्थिक कार्यों को, एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्यों को 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो पहला हमारा है प्राथमिक क्षेत्र। अब इसको प्राथमिक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सबसे पहला क्षेत्र है। जब भी आर्थिक कार्यों की बात होती है तो ये सबसे पहला क्षेत्र है। जो बाद के क्षेत्र आए वो इसके बाद विकसित हुए हैं। जब मानव जाति इस पर आई, पृथ्वी पर उसका उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ, तो जो सबसे पहला क्षेत्र था वो कौन सा था, प्राथमिक क्षेत्र। इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस पर जो दूसरे क्षेत्र हैं या जो हम उत्पादों का निर्माण करते हैं, वो उत्पादों का जो निर्माण है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लो कपड़ा बनाया गया, लेकिन जो कपास है वो किससे मिला, प्राथमिक क्षेत्र से। जैसे कि ब्रेड बनाया गया, लेकिन जो गेहूं मिली वो कहां से मिली, प्राथमिक क्षेत्र से। तो जिन भी वस्तुओं का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, उनका जो आधार है वो कौन प्रदान करता है, प्राथमिक क्षेत्र। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। जैसे कृषि, खनन, वन, डेयरी। अब कृषि में भी हम सीधा प्रकृति का प्रयोग करते हैं। खनन में जो प्रकृति ने हमें खनिज दिए हुए हैं, जैसे कोयला, ठीक है, तेल, कच्चा तेल इत्यादि, उसको हम पृथ्वी से निकालते हैं और प्रयोग करते हैं। ऐसे ही वन, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे चाहे लट्ठे बनाना, चाहे उनसे इमारती लकड़ी बनाना, ठीक है, वो सारा। डेयरी, पशुपालन, ठीक है, ऐसे ही मुर्गी पालन। तो सीधा प्रकृति का प्रयोग करके, यानी कि प्रकृति पर निर्भर करता है सीधे तौर से, इसीलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब ये इसके बाद विकसित हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं हमें मिली उसका हमने रूप परिवर्तित करना है। तो यहां से हम चले, ठीक है, तो यहां से हमें जो वस्तुएं मिली, अब उनका हम जब रूप परिवर्तित कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि विनिर्माण प्रणाली द्वारा रूप परिवर्तन, जैसे गेहूं से आटा बनाकर और उससे ब्रेड, ठीक है, जैसे कपास से कपड़ा। तो हमने क्या किया, रूप परिवर्तन कर दिया। तो जितने भी उद्योग हैं, कारखाने हैं,
जहां पर मशीनों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है और रूप परिवर्तन किया जा रहा है, तो वो सारा क्या है, द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि रूप परिवर्तन होना जरूरी है। वस्तु हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिल गई, अब उसका रूप परिवर्तन करके हमने उसको क्या बना दिया, औद्योगिक क्षेत्र में एक नई वस्तु बना दिया। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में ये सहायक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके ऊपर प्रश्न आता रहता है, तो छोटे प्रश्न तो इसमें से आते ही रहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो यानी कि इसमें वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, इसमें क्या होता है, सेवाएं, ठीक है ना, जिनका कोई भी भौतिक रूप नहीं होता, यानी कि ये बिना रंग रूप और आकार की होती है। और ये जो दूसरे क्षेत्र हैं प्राथमिक और द्वितीयक, उनके विकास में सहायक होती है। जैसे भंडारण, अब गेहूं का उत्पादन हुआ या किसी भी वस्तु का उत्पादन हुआ, या जैसे मान लो आलू प्याज का उत्पादन हुआ, उसको हम भंडारण करके रखें, ठीक है, हमारे पास भंडारण गृह हो। भंडारण का मतलब क्या है, जहां पर हम उनको स्टोर करके रख सकें, यानी कि ये स्टोरेज है। परिवहन, अब खेतों से जो अनाज है वो मंडियों तक पहुंचाना, या उद्योगों से जो निर्मित माल है वो जो बाजार है वहां तक पहुंचाना। तो संचार, संपर्क करना, जैसे हम ऑर्डर देते हैं, भाई इतने का माल है, ये बना देना आप और वहां पर भेज देना, तो यानी कि संचार माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। बैंक, जितना भी प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर ऋण दिया जा रहा है, तो वो क्या है, उनको महाजनों के चंगुल से बचाता है। और कृषि में जो सुधार हैं, नई तकनीक है, उसके लिए उनको किसानों को बैंक से पैसा मिलता है। ऐसे ही बीमा, अब तो फसलों का भी बीमा होने लगा है, और इसमें तो होता ही है, उद्योगों में जितना भी माल बनता है उनकी मशीनों का सारा क्या होता है, बीमा होता है। या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है, तो उस दौरान भी क्या होता है, उनको बीमा की सुविधा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी क्या है, ये सेवाएं इन दोनों क्षेत्रों के कार्य संचालन के लिए जरूरी हैं, ठीक है। और ये जो भंडारण, संचार और ये इस प्रकार की सेवाएं हैं, इनका कोई रंग रूप आकार नहीं है। और कुछ सेवाएं तो इनके विकास में सहायक है, और कुछ सेवाएं क्या है, व्यक्तिगत है। वो सीधे तौर से चाहे इसके उत्पादन में सहायक हो ना हो, प्राथमिक और द्वितीयक, लेकिन व्यक्तिगत सेवाएं वो समाज के लिए बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर जो एक मरीज को सलाह देगा, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसने एक सलाह की एक पुड़िया ली और उसको पेशेंट को दे दी, तो वो सलाह दे रहा है, उस सलाह का कोई रंग रूपाकार नहीं। अब हम देख सकते हैं कोविड-19 के समय डॉक्टर किस प्रकार से समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको उस बीमारी से बचा रहे हैं। ऐसे ही शिक्षक भी, जो जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप तक वो जो ज्ञान है वो पहुंच रहा है। तो जैसे अब कोविड-19 में शिक्षक भी घर से पढ़ाओ अभियान के दौरान आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही वकील, धोबी, मोची, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी समाज के संचालन में बहुत महत्व रखती हैं। इस अध्याय का जो दूसरा हेडिंग है वो है 3 क्षेत्रों की तुलना। अब ये इन तीनों क्षेत्रों की अगर तुलना की जाए, तो तुलना ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि सभी देशों में इसी प्रकार से इन क्षेत्रों का कार्य संचालन होता है। पहले जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो है प्राथमिक, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब समाज विकास करता है, तो क्योंकि अब हम मतलब जो खाने पीने तक ही तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं रखते, फिर हमें घूमने फिरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, रहने के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र पर टिके नहीं रह सकते कि कृषि तक ही सीमित रहें। उसके बाद हमें वस्तुएं दूसरी जो है उनका उत्पादन करना शुरू करते हैं। तो विकास की आगे या मानव विकास में जो अगली स्टेज आती है वो है द्वितीय क्षेत्र का महत्व बढ़ना और तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ना। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र का महत्व होता है जब भी
शुरुआती दौर होता है, उसके बाद द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ता जाता है और प्राथमिक क्षेत्र का जो महत्व है वो कम होता जाता है। ये लगभग हर देश में इसी प्रकार से इन तीन क्षेत्रों की यात्रा होती है। तो सकल घरेलू उत्पाद में अब इन तीनों क्षेत्रों का कितना कितना योगदान है, उससे ही हम इसके महत्व का पता लगाते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? एक देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है। तो यानी कि जितना भी उत्पादन हुआ एक देश में, एक देश की घरेलू सीमा में, वो सारे का सारा क्या है? उन वस्तुओं सेवाओं का जो मूल्य है वो सकल घरेलू उत्पाद है। तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को हम इसमें शामिल नहीं करते, सिर्फ कौन सी वस्तुओं के मूल्य को शामिल करते हैं? अंतिम वस्तुओं के। और मूल्य को शामिल करते हैं, उनकी मात्रा को शामिल नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि कितनी किलो या कितना टन उत्पादन हुआ है। हम उस किलो या जो जितना भी उत्पादन हुआ उसका क्या करते हैं? सिर्फ मूल्य, उसी का हम आंकलन करते हैं। और अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है कि जो मध्यवर्ती वस्तु होती है वो किसी और वस्तु के उत्पादन में सहायक होती है। जैसे मान लो ब्रेड बनाना है, तो जो आटा है, आटा जो है वो क्या है? एक मध्यवर्ती वस्तु है ब्रेड बनाने के लिए। तो अगर हमने ब्रेड का मूल्य शामिल कर लिया तो उसमें आटे का मूल्य तो अपने आप शामिल हो गया, ठीक है ना। हम दो अलग अलग शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आटे का मूल्य ब्रेड में आ चुका है, तभी तो हमने ब्रेड बनाकर उसकी लागत से ऊपर उसको बेचा है। तो आज के टॉपिक से संबंधित हमारा जो पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है एक एक नंबर में तीनों क्षेत्रों को। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र। तो जैसे मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताया था कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तो वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि, डेयरी, मछली पालन, खनन इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र क्या बताया था कि जिसमें कच्चे माल को बदलकर तैयार माल बनाया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना। तृतीय क्षेत्र, इसमें कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, ये सिर्फ सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, जो प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करते हैं। सेवाएं कैसे? शिक्षक, डॉक्टर, बैंकिंग, परिवहन और संचार इत्यादि। तो ये वस्तुएं नहीं हैं, इनका कोई रंग रूप आकार नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट 2005 में ये आया था और इसने पहली बार हमें काम का अधिकार दिया। तो यह योजना 2005 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करना था। ये एक द्रुतगामी यानी कि तेज गति से रोजगार प्रदान करने वाली योजना थी, क्योंकि और जो तरीके थे उनमें तो समय लग सकता था कि रोजगार के अवसरों को पैदा किया जाए, लेकिन इसमें जल्दी से जल्दी लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता था, यानी काम का अधिकार देता है। और रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो काम के अधिकार के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न, उत्पादन के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्रकों के बढ़ते महत्व पर नोट लिखें। तो आज के समय में लगभग सभी देशों में तृतीयक क्षेत्र का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वो क्यों बढ़ा है, उसी के कारणों को ये जानना चाहता है। अथवा भारत में सेवा क्षेत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तर्क देकर समझाइए। तो भारत में आज़ादी के बाद से लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र में हुई है। तो इसमें लगभग 14 गुना के आसपास उत्पादन में वृद्धि हुई है और 5 गुना रोजगार में वृद्धि हुई है। तो इसके पीछे कारण क्या है? किसी भी विकासशील देश में बुनियादी सेवाएं जैसे अस्पताल, डाक व तार सेवा, रक्षा, परिवहन, शैक्षिक संस्थाएं, थाना कचहरी, बैंक, बीमा आदि की आवश्यकता होती है, और ये सारी की सारी किस में मिलेंगी? तृतीयक क्षेत्र में। दूसरा, कृषि तथा उद्योग के विकास के कारण परिवहन, व्यापार तथा भंडारण जैसी सेवाओं की मांग बढ़ चुकी है। जैसे जैसे कृषि का और उद्योगों का विकास होगा तो उन्हें चाहिए ना
कि उनका माल जो है, जो ज़्यादा माल बन चुका है उसको स्टोर करके रखा जा सके। जैसे मान लें आलू है, तो आलू अगर ज़्यादा उत्पादन हो गया तो कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए। तीसरा, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो वे घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, तो रेस्तरां, पर्यटन, निजी अस्पताल इत्यादि की सेवाओं की मांग शुरू कर देते हैं। बच्चे भी, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? निजी स्कूलों में, महंगे स्कूलों में। आजकल हम देखते हैं ना, जोमेटो, स्विगी आदि से हम ऑर्डर करके मंगवाते हैं। तो ये क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि हमारी आय पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। चौथा, विगत दशकों में सूचना और संचार तकनीक पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जरूरी हो गई हैं, जिनसे इनके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। तो हम देख सकते हैं आजकल नेट के द्वारा किस प्रकार से अलग अलग सेवाएं दी जा रही हैं। हम अपना जो सामान है वो मंगवा सकते हैं, ठीक है। अपने जो बिल वगैरह है वो हम फ़ोन पर भर सकते हैं। तो ये सारी क्या है? सेवाएं हैं, जो कि अलग अलग, जैसे पेटीएम क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है, क्योंकि वो किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या है, हमारी पेमेंट को आसान बना रहा है कि हम जल्द से जल्द अपनी पेमेंट कर सकते हैं। भारत में शिक्षित तथा कुशल कार्यशील जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ भी तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है। जब लोग शिक्षित होंगे, कुशल होंगे, तो वो कौन से सेक्टरों की तरफ जाएंगे? वो कृषि तो करेंगे नहीं, वो ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पर बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग होता हो। तो तृतीयक क्षेत्र में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। छठा, विशाल जनसंख्या का होना भी इस क्षेत्र की बढ़ोतरी के पीछे एक कारण है। जब हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा शिक्षा सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा बैंकिंग सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बीमा सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा परिवहन, संचार, इन सभी जो सेवाएं हैं इनकी ज़्यादा आवश्यकता उनको पड़ेगी। अगला जो प्रश्न है हमारा, ये 2018 में 6 नंबर में आ चुका है कि भारत में रोजगार सृजन के योगदान में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की तुलना कीजिए। तो रोजगार सृजन की दृष्टि से शुरू से ही प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि मैंने बताया था प्राथमिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला क्षेत्र होता है। इसी में जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन शुरू होता है, उसके बाद जो दूसरे क्षेत्रक हैं उनका विकास होता है। तो महत्वपूर्ण है, हालांकि समय के साथ द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान भी रोजगार में बढ़ रहा है। तो हम एक तालिका के द्वारा इसको थोड़ा समझेंगे। ये है 1973 और ये है 2018, यानी कि लगभग आसपास करंट सिचुएशन हम इसको मान सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो 73 में कितने लोग थे प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए, यानी कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए? 73%। द्वितीयक में 11, तृतीयक में 16। लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है। आज 49% कृषि या प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि के साथ खनन, वन वगैरह, डेयरी पालन वगैरह इसी में आता है। और द्वितीयक में 24 और तृतीयक में 27। तो पहला पॉइंट हमारा है कि इस तालिका से हम क्या क्या समझेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रकों की तुलना में अधिक रोजगार प्राप्त होते हैं। जैसे भारत की लगभग कितनी आधी जनता कृषि कार्यों में लगी हुई है। दूसरा, एक अनुमान के अनुसार तृतीयक क्षेत्र में जहां उत्पादन में 14 गुना की वृद्धि हुई, कितने गुना की? 14 गुना की, वहीं रोजगार में केवल 5 गुना की। इसका मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लोग तृतीयक क्षेत्र में नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पर उतने रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पाया। अभी भी लोग कहाँ हैं? कृषि में ही लगे हुए हैं, और कृषि में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, कृषि में उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए क्या है? छिपी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। तीसरा, इसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्र में जहाँ उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, वहीं रोजगार में 3 गुना से कम वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में भी उत्पादन के समान रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाई। चौथा, 1973 से अब तक प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में अधिक कमी नहीं आई है, क्योंकि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का उतना सृजन नहीं हो पाया। विकास अगर करना है एक देश को, तो उसको अपने प्राथमिक क्षेत्र में से जो लोग आश्रित हैं उनको
द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार देना आवश्यक है। विकसित देशों में सिर्फ 2% जनसंख्या ही प्राथमिक क्षेत्र में लगी होती है, बाकी जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगी होती है। उसके बाद 5वां है, विकसित राष्ट्रों की तरह भारत में कृषि में कार्यरत जनसंख्या को कम करने के लिए द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ सिर्फ 2% है, तो भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा है। 6, द्वितीयक क्षेत्र में लघु तथा कुटीर उद्योगों में रोजगार की अपार संभावना। अगर हमें द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना है तो हमें किस में बढ़ाना चाहिए? लघु और कुटीर उद्योगों में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, क्योंकि मशीनों से कम काम किया जाता है। 7वां, इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और परिवहन, तृतीयक क्षेत्र में ये जो सेवाएं हैं, जैसे शिक्षा में आपको डिस्कशन के दौरान बताया गया था कि लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर हैं। पर्यटन में 35 लाख रोजगार के अवसर हो सकते हैं। 8वां, तालिका से पता चलता है कि समय के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में हिस्सा कम होता जा रहा है। 73 से या 74% से कहाँ पे आ गया? 49 पे। और इसके साथ ही द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। 9, प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास के कारण तृतीयक क्षेत्र की मांग बढ़ी है और इसमें तेज़ी से रोजगार का सृजन हो रहा है। जैसे 5 गुना वृद्धि बताई थी 1973 से अब तक। तो उम्मीद यही है कि जैसे भारत की जनता कुशल और शिक्षित हो रही है, तो आने वाले समय में तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार सृजन का क्षेत्र बनेगा। उसके बाद हमारा 5वां और आज का ये लास्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न अथवा अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर समझाएं। प्रच्छन्न अथवा अदृश्य अथवा छिपी बेरोजगारी, ये तीनों इसके नाम हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का काम पर लगे होना। तो उतनों की ज़रूरत नहीं है, अगर हम उसमें से कुछ को हटा लेंगे तो उत्पादन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद उदाहरण क्या है? शहरी क्षेत्रों में उदाहरण, एक करियाने की दुकान पर घर के 4 सदस्य काम करें, यानी यदि उनमें से 2 को हटा लिया जाए तो दुकान की बिक्री पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे क्या कहेंगे? छिपी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण, एक परिवार के 5 सदस्य हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, यदि 2 सदस्य कोई और कार्य करने लगें तो कृषि उत्पादन पर अगर कोई असर ना पड़े तो वह उसको हम क्या कहेंगे? छिपी बेरोजगारी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। इससे संबंधित जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जैसे आपको दिया गया है या इस PDF में करवाया गया है वैसे ही आप अपनी कॉपी में लिखकर उसको याद कर लें। धन्यवाद।